तो गाइस आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 3 जो यहाँ पे रहेगी सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है और इसके अंदर जो हमारी स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम यहाँ पे यूनिट 3 देखने वाले हैं। अब आपका जो ये सिलेबस है आपके सिलेबस से हमने यहाँ पे PDF निकलवाया हुआ है, तो इसमें यूनिट 3 यहाँ पे गायब कर दिया, डायरेक्टली यूनिट 4 डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पीछे से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई है, तो हम यहाँ पे यूनिट 3 इसको समझेंगे। एग्जाम में क्या है आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, ना कि यूनिट 3 है या 4 है। तो आप चाहें तो इसको यूनिट 4 समझ लीजिए, यूनिट 3 समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। और आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा पूरा पोर्शन है इसको हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे हमारी सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, साथ में यहाँ पे प्रिपरेशन क्या होती है ड्रग लिस्ट की, जिसमें हमारी कुछ लिस्ट आएंगी जैसे हाई रिस्क ड्रग्स हो गई, इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, शेड्यूल 1 ड्रग्स हो गई H1 मतलब, साथ में यहाँ पे NDPS जो नार्कोटिको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, साथ में कुछ रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स। तो जितने हमारे छोटे टॉपिक आपको दिख रहे हैं सारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अब देखिए हमारे जो यूनिट का नाम है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा ये एक तो यहाँ पे सप्लाई चेन और साथ ही में इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो यहाँ पे सप्लाई चेन से सीधा कनेक्टेड है, किस तरह से यूनिट में हमें देखने को मिलेगा। अब इन दोनों के नाम को थोड़ा सा हम समझे तो देखिए सप्लाई चेन का सीधा मतलब होता है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है दवाइयाँ, इंजेक्शन, मेडिकेशन जो भी हम कह सकते हैं, वो सीधा जो डायरेक्टली पेशेंट तक पहुंच रही है या हॉस्पिटल फार्मेसी तक पहुंच रही है, होलसेलर रिटेलर तक पहुंच रही है, उनको हम कहते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन। किसकी सप्लाई चेन है, ये ड्रग्स की है। साथ में इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है जैसे मेडिकेशन वगैरह हो गई हमारी, जैसे सपोज कीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी में जा रही है, वहाँ पे हम उनको मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल हो सकता है आपको अभी पूरा समझ में ना रहा हो, आगे इसके ऊपर पूरा सेपरेट टॉपिक है तो वहाँ पे हम समझेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन हमारी क्या होती है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है क्योंकि डेफिनेशन से थ्योरी होती है, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसको आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। तो फर्स्ट हमारी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं। अब देखिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है इनमें यहाँ पे क्या होता है, जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं, लाइक हमारे कैप्सूल हो गए, सिरप्स हो गए, टेबलेट्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, सब कहाँ पे बनते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनते हैं। तो ये मत कहना कि सर फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या होती है, हम आपको काफ़ी बार बता भी चुके हैं, आप सेकेंड ईयर में आ गए तो इतना तो आपको पता होगा। तो जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ये बनाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कंपनी प्रोडक्ट बना के अपने पास में रख रही है, भाई कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है उसको सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बाद में न्यू प्रोडक्ट बनाती है। इसी तरीके से कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलती है। अभी जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये प्रोडक्ट बनाने के बाद में जो उसको सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, कहाँ कहाँ पे करती है, जैसे सपोज कीजिए ये जो हमारी कंपनी है, अब डायरेक्टली या तो ये हॉस्पिटल को दे सकती है, हॉस्पिटल से इसको टेंडर मिला है दवाइयाँ बनाने का तो वहाँ पे दे सकती है, या क्या होता है जो हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये होलसेलर को दे सकते हैं, होलसेल रिटेलर को दे सकता है और पेशेंट को दे सकता है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई चेन ये चलती है। कहने का मतलब है जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे लेके जो लास्ट में हमारे पेशेंट तक दवाई पहुंच रही है किसी मरीज तक, इसको यहाँ पे हम कहते हैं सप्लाई चेन। इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कोई हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया और जो हमारी क्या है यहाँ पे ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या होता है, जो हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनको हम MR वगैरह कह देते हैं, वो सीधा क्या करते हैं यहाँ पे दवाइयाँ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको, एक तो देखिए होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, होलसेलर किसको करता है यहाँ पे, रिटेलर को करता है, रिटेलर पेशेंट को, या दूसरा हम कह सकते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल को भी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है इसको हम समझेंगे। जैसे हमारे क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अब जितने हमारे हॉस्पिटल है उनको लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए होती हैं, क्योंकि वो आउट पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन ले के आते हैं वो चले जाते हैं, और सेकंड जो लार्ज क्वांटिटी में वो ड्रग्स देते हैं जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको देखिए दवाइयाँ चाहिए और बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में टेंडर किसको दे देते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं यहाँ पे दवाइयाँ पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या होता है जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है कभी कभी होलसेलर से भी दवाइयाँ ले लेती है, या इमरजेंसी में कुछ दवाइयाँ जो खत्म हो रही, शॉर्ट पड़ रही, तो ये रिटेलर से भी ले लेते हैं। और जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी है इसमें हमारी जो दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है किसको होती हैं, जो पेशेंट होते हैं। कुल मिला के कंपनी से जो हमारा जो दवाइयाँ ड्रग्स है वो लास्ट में पेशेंट के पास ही आ रही हैं। अब चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी में जाए या डायरेक्टली वो रिटेलर से पेशेंट के पास आए। तो ये क्या होती है, हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, और देखिए चेन की तरह चल रही है, पहले मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या पेशेंट, या यहाँ से इस तरीके से। तो ये सप्लाई चेन चल रही है, इसलिए हम कहते हैं हमारी जो ड्रग्स है उसकी ये
एक चैन है ड्रग को सप्लाई करने की, तो सीधा सप्लाई चैन ऑफ ड्रग्स। तो हमने बेसिकली बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताया, तो इतना आपको समझ में आया होगा। और देखिए हमारा काफ़ी अहम रोल होने वाला है इस पूरी प्रोसेस का हमारी इस यूनिट के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। अब देखिए इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है प्रिपरेशन, अब जितनी दवाई हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर बनती हैं डिफरेंट कैटेगरीज में बनती हैं। कुछ हमारी क्या होती है हाई रिस्क ड्रग्स होती हैं, कुछ हमारी इमरजेंसी वाली ड्रग्स होती हैं, कुछ शेड्यूल H1 वाली ड्रग्स होती हैं, हमारे और शेड्यूल है उनकी भी ड्रग्स होती हैं। साथ में यहाँ पे कुछ हमारी नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी होती है, और यहाँ पे रिजर्व कुछ हमारी कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी क्या होती है हमारे यहाँ पे डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू जो उनका नेचर होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, एक तरह से जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके यहाँ पे लिस्ट को प्रिपरेशन किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब कैटेगरीज में डिवाइडेड किया जाता है, उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब चलिए इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं हाई रिस्क ड्रग लिस्ट। तो सीधा देखिए नाम से भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हार्ड ये नहीं है, आप इसको इजिली समझेंगे तो आपके लिए ईजी है, आप इसको थोड़ा हार्ड बनाएंगे नहीं समझेंगे तो काफ़ी आपके लिए हार्ड हो जाएगी। ये सब चीज़ हम पहले भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ा चुके हैं। तो हाई रिस्क ड्रग लिस्ट, देखिए वो सारी दवाइयाँ जो पेशेंट अगर कोई ले रहा है तो उनको लेने के साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, वो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट भी बॉडी में कोज कर देती हैं। तो उन ड्रग्स को यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ये ड्रग्स हम लेते क्यों हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये दवाइयाँ हमें देनी होती हैं, क्योंकि पेशेंट को और दवाइयाँ जब काम नहीं करती हैं और कंडीशन ऐसी जिसमें देना है तो जब हम देते हैं, कौन सी दवाइयाँ होती है हम आगे देखेंगे। तो हाई रिस्क मेडिकेशन आर ड्रग्स दैट हैव हाई एंड, एक तरह से क्या होते हैं इनके हाई रिस्क होते हैं जो कोजिंग कर सकते हैं सिग्निफिकेंट पेशेंट हार्म, जो पेशेंट को सिग्निफिकेंट कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के हार्म भी कोज कर सकते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड इन एरर, अब देखिए डायरेक्टली ये कोज नहीं करते, ऐसा तो है नहीं भी हाई रिस्क वाले ड्रग्स है तो सीधा पेशेंट को दे रहे हैं उसको साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर आप किसी जो हमारे क्या होते हैं मेडिकल सुपरविजन, सीधा जो हमारे फिजिशियन होते हैं डॉक्टर्स होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या उनके अंडर में उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इनको ले रहे हैं या इनको उनको पेशेंट को दी जा रही हैं, तो जब इनके क्या होते हैं साइड इफेक्ट कोज नहीं होते, कभी कभी होते इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप एरर करें जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दी गई है, या तो आप उस तरीके से इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपको डोज दिन में 1-2 खानी आप ज़्यादा कर रहे हैं, या किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट के ऊपर हिसाब से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि यूज़ करने में एरर आ रही है, कुछ गलती उनसे हो रही है जब ये और ज़्यादा कोज करती हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ड्रग्स, अभी कौन कौन सी हमारी ड्रग्स होती है जनरल लाइफ में काफ़ी सारी आपको देखने को मिलती है, हो सकता है आपने ये यूज़ भी की हो, अगर आप मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर रहते हैं तो आपको सब ये पता होगा। फर्स्ट होती है हमारी यहाँ पे सिडेटिव्स। अब देखिए जितनी हमारे यहाँ पे ड्रग्स है, सीधा अपने अगर फार्माकोलॉजी में अच्छे से टॉपिक पढ़े हैं तो सारे ड्रग्स वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं पहले ही। सिडेटिव हमारी क्या होती है जो नेचुरल स्लीप कोर्स करती है, पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं फार्माकोलॉजी में। तो सिडेटिव क्या करती हैं, इनको हम देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी को नींद नहीं आ रही है, क्या हुआ सिडेटिव हमने ले ली, उस कंडीशन में नींद तो कोर्स कर रही है, लेकिन कि ऐसा ना हो आपको आदत पड़ जाए, उस कंडीशन में आपको इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साथ ही में प्रोमेथाजाइन, देखिए प्रोमेथाजिन हमारी क्या होती है ये आई थिंक आप सभी जानते होंगे, क्योंकि क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं ना उनको दवा पीस कर देते हैं और साथ ही में उसके पीने वाली दवा भी दे देते हैं। तो एक तो होती है जो रेड कलर में होती है जिसको हम आई थिंक मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, एक होती है हल्की येलो टाइप में वो होती है प्रोमेथाजिन। तो बच्चों को भी ये दी जाती है जिससे कि बच्चे उसके साथ में दवाई के साथ में इसको आसानी से पी ले, दवाई खा ले और थोड़ी इनको नींद भी आ जाती है जिससे उनको पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे हो गई, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है फार्माकोलॉजी में, अभी हमने जो चैप्टर 10 डिस्कस किया था। इंसुलिन क्या होता है, अगर इंसुलिन हम बॉडी में पे दे देते हैं, वैसे डायबिटीज़ में इसको यूज़ किया जाए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है उस कंडीशन में इसको लिया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो साइड इफेक्ट भी कोज कर देती है। एनेस्थेटिक्स जो जनरली हम जानते हैं क्या होते हैं हमारे, एडिनर्जी ड्रग्स हो गए, एंटीकोएगुलेंट्स हो गए, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन हो गए, नार्कोटिक ड्रग्स आप सभी जानते हैं, साथ में कीमोथेरेपी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी हम यहाँ पे ड्रग्स हैं सभी के एक एक के यूज़ आपको बताएंगे, साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इतनी सारी ड्रग्स आती हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है आपको सारी है लिखनी, कभी आप सोचे सर ने पूरी लिस्ट ही दे दी, देखिए इतनी सारी, इनमें से मिनिमम आपको 6 से 7 8 कम से कम आप 6 या 7 तो याद करके रखिए, क्योंकि इतनी आपको एग्जाम में लिखनी होंगी। इतनी हमने इसलिए लिखी है, आपको आई थिंक 6 से 7 तो याद रह ही जाएंगी। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स। तो जैसे हमारे क्या होती है हॉस्पिटल्स होते हैं, आप डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में ट्रेनिंग करेंगे जब आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी। जितने हमारे क्या होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है या क्लिनिक पे भी कुछ इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। नॉर्मल क्या होता है किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चला या कोई पेशेंट अचानक से एक्सीडेंटल केस आ गया जिसमें इमरजेंसी में आपने उसको भर्ती किया है, तो उस कंडीशन में इन दवाइयों का
यूज़ किया जाता है। और देखिए ऐसे नहीं, इन दवाइयों को आप किसी भी रूट से दे सकते हैं। मोस्टली जैसे इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमारे होते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है, उस कंडीशन में उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसमें जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह देते हैं जिससे सुन्न हो जाता है, स्टिचिंग टाँके वगैरह भर जाते हैं। तो इमरजेंसी में हमारी ये दवाइयाँ यूज़ की जाती है। मेनली हमारी ये इंजेक्शंस वगैरह होती है, ओरली भी हम इनको दे देते हैं। जैसे दीज आर दोज ड्रग्स विच मे रिक्वायर्ड इमीडिएटली इन इमरजेंसी कंडीशन टू प्रिवेंट द रिस्क और हार्म टू पेशेंट। तो ये जो हमारी दवाई होती है इमीडिएटली मतलब जल्दी से इमरजेंसी में इनको यूज़ किया जाता है, जो एक तरह से प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, जो किसी भी पेशेंट को मतलब हार्म हो सकता है, उसकी जान पे बन सकती है, तो उसके लिए हमारी ये यूज़ की जाती है। कैन सेव देयर लाइफ, और ये उसकी लाइफ बचा सकती है। तो ये होती है हमारी इमरजेंसी ड्रग्स जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं। इमरजेंसी ड्रग लिस्ट हम यहाँ पे देखें तो हमारी हिपेरिन होती है, साथ में यहाँ पे डाइजोक्सिन होती है, यहाँ पे प्रोकेनोमाइड होती है, एट्रोपिन सल्फेट होती है। और इसमें जैसे हमारे यहाँ पे न्यूस्टिगमाइन हो गया, फिनोबार्बिटोल हो गया, और यहाँ प्रोटेमाइन इंजेक्शन, अमाइनोफाइलिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, वाटर इंजेक्शन, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी हमारी हैं। तो ऐसे नहीं भाई सबके हम नाम लेंगे, फालतू में लेक्चर ज़्यादा जाएगा, तो आप इतनी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें से 6 से 8 आप 6 से 7 याद कर ले, इतना आपके लिए इनफ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्ड शेड्यूल H1 ड्रग्स। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे जो आपका फार्मेसी लाइन एथिक्स है वहाँ पे एक लेक्चर कवर किया था जिससे हमने शेड्यूल कवर किए थे। तो आपको सभी को पता है यहाँ पे हमारे शेड्यूल क्या होते हैं, इनमें ड्रग्स हमारी किस तरीके से डिवाइडेड की जाती हैं, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सीधा हम कह सकते हैं दीज आर दोज सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स। हमारा जो शेड्यूल H1 की ड्रग्स होती है हमारी सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया जाता है। और साथ में हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, मतलब कि हमारे शेड्यूल 1 में जितनी हमारी ड्रग्स रखी हुई है हमारे सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स हैं, साथ में ये हैबिट फॉर्मिंग मतलब कि इनको खाने से आदत भी पड़ सकती है, विच कोज सीवा साइड इफेक्ट, जो सीवा साइड इफेक्ट को कोज कर सकती है। किसी बंदे को दवाइयों की आदत पड़ गई, बार बार उसे लग रहा है कि इसके अलावा ज़िंदगी कट ही नहीं रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगे, और इसके जो है मेंटली काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इफ़ यूज़ विदाउट सुपरविजन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर आप किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन या उसकी सुपरविजन, उसकी देखभाल में उनको यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कंडीशन देखने को मिलती हैं। भले ही हमारी दवाइयाँ हैबिट फॉर्मिंग हमारी आदत डालने वाली है, लेकिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के अंडर में ले रहे हैं तो वो आपको इतनी ही डोज देगा जितनी आपके लिए मतलब इनफ हो, उससे ज़्यादा आप ना लें वरना साइड इफेक्ट कोज होंगे। इसमें हमारी ड्रग्स आती है जैसे एल्प्राजोलाम। आपको नींद नहीं आ रही, आप सीधा डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एल्प्राजोलाम दे दिया, आपको नींद आ गई। अब आपको लगा कि भाई नींद बड़ी अच्छी आई थी कल, इसलिए और ड्रग्स ले लेते हैं। अब आपको पता है ड्रग्स साइड इफेक्ट कोज क्या कर सकते हैं, तो आप कम लेंगे। आपको पता ही नहीं है, आप बस उसको लिए जा रहे हैं एक टॉफ़ी की तरह, जैसे इंसान टॉफ़ी खाता है टेस्ट के लिए बच्चे, तो उस तरीके से आप लिए जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है आपको इसके सीवियर साइड इफेक्ट इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। कोडिन हो गया, यहाँ पे रिफेम्पिन हो गया, वो देखिए ट्रामाडोल हो गया, डायजेपाम हो गया। अब इतनी सारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसमें से 6 से 8 याद कर लें, आपके लिए इनफ है। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर NDPS ड्रग्स। तो देखिए NDPS की फुल फॉर्म होती है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब फार्माकोलॉजी में हमने आपको इसको डिटेल में बताया हुआ है। देखिए नार्कोटिक हमारी ड्रग कौन सी होती है, जो हमें नशा सा मतलब उनको खाने के बाद थोड़ा सा या तो नींद आएगी या थोड़ा नशा सा फील होगा। साथ में साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ये भी हमारे कुछ सिमिलर से होते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग इसको हम देख लेते हैं, दीज आर ड्रग्स विच रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। मतलब कि सीधा हम कह सकते हैं जब हमें हिसाब से ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे किडनी स्टोन का दर्द होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ हम जैसे ट्रामाडोल वगैरह का इंजेक्शन दे देते हैं, तो उससे नींद वगैरह तो थोड़ी सी कोज होती है, लेकिन पेन जो होता है वो भी वहाँ पे रिमूव हो जाता है और हमें नींद वगैरह आ जाती है। मेडिकली दे आर यूज्ड एज पेशेंट पेन किलर, और हम सभी जानते हैं भाई हमारे जो पेन किलर है उनकी कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा डायजेपाम है, ट्रामाडोल भी हमारा पेन किलर ही होता है, साथ में कफ सप्रेसेंट की फॉर्म में भी किया जाता है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस। तो देखा जाए तो हमारे मिलते जुलते होते हैं। दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच चेंज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अल्टर द मूड। सीधा सीधा हमारा जो मूड होता है उसको अल्टर कर देते हैं। अभी हमें क्या हो रहा था, बैड फील हो रहा था, उसके बाद हमें अच्छा फील हो रहा है, या आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है, आपने ऐसी ड्रग्स ले ली जो आपको हल्की नींद ला रही है, उसके बाद जब आप सो के उठते हैं आपका मूड फ्रेश हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये होता है, मतलब कि जो फंक्शन होते हैं माइंड के उनको ये चेंज कर देता है। NDPS ड्रग्स में हमारी काफ़ी सारी, अब देखिए कुछ चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर मिलेंगी, जैसे कुछ ड्रग आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जैसे एल्प्राजोलाम हो गया, कोडीन हो गया, साथ में यहाँ पे हाइड्रोकोडीन हो गया। तो कुछ हमारी कैटेगरीज है जहाँ ये मिलती जुलती हैं इसी के अंदर। तो ये हमारा हो गया, इसमें इतनी सारी हमने लिखी हुई है, आप चाहें तो यहाँ पे 6 से 7 8 आप यहाँ पे कर लीजिए। इसमें लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स।
अब देखिए यहाँ पे रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती हैं, थोड़ी सी हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे, हमारे समझने वाला टॉपिक है। तो दीज आर दोज एंटीबायोटिक्स विच आर रिजर्व्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोस्ड इन्फेक्शंस, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ड्यू टू मल्टी रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, किससे हो रहा है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे हमारे वायरस आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, बैक्टीरिया अदर भी हमारे आ जाएंगे। तो इनसे क्या हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक कंडीशन तो ऐसी थी, आपने क्या की, मेडिकेशन यूज़ किया, आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ की, तो क्या आप वो उसको ट्रीट कर पा रहे हैं इन्फेक्शन को। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है, उनके अंदर रेसिस्टेंट आ जाती है। मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक जिनको आप खा तो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रेसिस्टेंस आ गई है, उसके मतलब कह सकते हैं वहाँ पे वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है रिजर्व, जो उस कंडीशन में यूज़ की जाती है, मतलब उसी कंडीशन के लिए उनको बचा के रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देखें, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, आप देखिए फाइनल रिजल्ट यहाँ पे हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे सेमीफाइनल या उससे पहले हमारे मैच थे, तो क्या था, जैसे रोहित शर्मा कैप्टन थे, तो उन्होंने क्या था, जो मोहम्मद शमी था वहाँ पे उसको बचा के रखते थे, जब उनको विकेट चाहिए होता था वो उसको वहाँ पे ले आते थे। मतलब कि रिजल्ट में वो अपना एक वहाँ पे जो बॉलर था उसको रखते थे, सीधा हम कह सकते हैं ट्रम्प प्लेयर। तो क्या होता है, मतलब जब सारे प्लेयर को विकेट नहीं मिल रहा है, वो उसको लाते थे, वो वहाँ पे विकेट ले लेता था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो हमारी एंटीबायोटिक्स है, जब हम सारियों को यूज़ कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट में हमने एक एंटीबायोटिक्स रखी है, कुछ मतलब एक नहीं उससे ज़्यादा, तो उनको उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, और जो इन्फेक्शन है वहाँ पे ट्रीट हो जाता है। यहाँ पे देखें हमारी कौन कौन सी रिजर्व एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो लिस्ट में हम देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी हैं। लाइक जैसे हमारी डेप्टोमाइसिन हो गई या डेल्बावेसिन हो गई, साथ में फोस्फोमाइसिन हो गई, और हमारी अदर इसमें हमने काफ़ी सारी लिखी हुई हैं। इतनी सारी देखिए, आपको जितनी याद आए आप लिख दें, यहाँ पे मिनिमम आपकी 7 से 8 होनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक मतलब यूनिट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ तक का हमारे ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा आसान था, अगर आपने अच्छे से समझा, नहीं समझा है तो आपको ये हार्ड भी लग रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और इससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसके नोट्स हम जल्दी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। देखिए कोई भी हमारी जो पीडीएफ होती है नोट्स की, वो यूनिट कंप्लीट होने के बाद में होती है। कभी कभी होता है एक टॉपिक हमारा एक दो रह रहा है, उससे पहले भी हम कर देते हैं। तो हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है easypalms.com, चाहे तो आप गूगल पे चल जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाइए, टेलीग्राम से आप ले लीजिए, सीधा वेबसाइट पे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप नोट्स इंग्लिश में, साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।